लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कौन सा पेज था? यस या आई गॉट इट। सो बेटा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे कहां तक पहुंच गए थे? या गैप का मतलब समझे ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब वर्ल्ड ने जिसको यूनिवर्सली ने एक्सेप्ट कर लिया उसको बोलते हैं गैप। पेज नंबर 2.1 2.2 फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए थे क्या इस पे? बोलो बेटा। इतने सारे दिए, दो तीन पढ़ने से हो जाएगा। इंपॉर्टेंस कहां तक पहुंच गए थे? इंपॉर्टेंस, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन पढ़ा दिए थे ना? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, बोलो बोलो। ओके, आज हम लोग को क्या पढ़ना है फिर? पेज नंबर 2.15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है ना? 2.15 आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इंड एस भी आज कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद सिस्टम, बहुत बड़ा चैप्टर है। डबल पेज नंबर एक बार बोल रहे हैं 2.15 2.28 2.28 2.15 कहीं भी ढूंढ लीजिए। मिला बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सुनेंगे ध्यान से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है बेटा? जो अकाउंटिंग का काम हम लोग करते हैं पूरे इंडिया में, डिफरेंट लोग एक ही आइटम का अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। डिफरेंट लोग एक ही आइटम का अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। आसाम वाले कुछ अलग करते हैं, साउथ वाले कुछ अलग, पंजाब वाले कुछ अलग, दिल्ली वाले कुछ अलग। सभी राइट है, एक काम करने का अनेकों तरीका है, सभी राइट है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं वो राजस्थान के लोग समझ नहीं पाते, राजस्थान वाले जो बनाएंगे पंजाब के लोग समझ नहीं पाएंगे, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। और कोई लोग अकाउंट्स को विंडो ड्रेसिंग के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं, लोगों को ललचाते हैं, डुबाते हैं, जाल में फंसाते हैं और इन्वेस्टमेंट कराते हैं, फिर उल्लू बनाविंग। तो सोच है भारत सरकार का वन इंडिया वन ट्रीटमेंट, पूरा भारत एक ही ट्रीटमेंट करे, सो डेट जो स्टेटमेंट हम आसाम वाले बनाए, राजस्थान वाले पढ़े तो उनको भी समझ में आए, जो राजस्थान वाले अपने अकाउंट्स में काम करे वही दिल्ली वाले, पंजाब वाले, आसाम वाले सबको समझ में आए, विद द इंटेंशन कि एक यूनिफॉर्मिटी हो ऑल ओवर इंडिया। एक आइटम पे पूरा एक ही ट्रीटमेंट हो, इस पे जोर दिया गया। इसके लिए भारत में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया 1977 पे, जिसका मेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, आईसीआई। तो आईसीआई का रोल लिया है भारत सरकार ने, आईसीआई को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप ही सुधारो इंडिया का सिस्टम। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मेन है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत लोग इनके मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव है कि जो किसी आइटम का डाइवर्स प्रैक्टिसेस है उसको एक बना देना। क्या बना देना? एक। और एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा और पूरा इंडिया में सबको वही फॉलो करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी आइटम को कब अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, किसी आइटम को कब अकाउंट्स में दिखाना चाहिए वहां लिखा है, किस तरह से वैल्यू करना चाहिए, कहां दिखाना चाहिए और उसके बारे में क्या क्या नोट्स लिखना चाहिए।
सो बेटी बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये 4 बात को बताता है। कोई भी इवेंट्स ट्रांजैक्शंस को कब अकाउंट्स में दिखाना चाहिए। आप लोग जो प्रोफेशनल कोर्स करोगे यही पढ़ना है आप लोगों को कि कब इवेंट्स ट्रांजैक्शंस को दिखाना चाहिए, कौन सा वैल्यू पे दिखाना चाहिए, कहां दिखाना चाहिए, और उसके बारे में कुछ नोट्स वगैरह डिटेल्स डालो। इसी को लेकर एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। दैट डॉक्यूमेंट्स बिकम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले तो क्या होता है, इज अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट विथ सपोर्ट ऑफ अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दैट इज आईसीआई के, मतलब सब करता रहता आईसीआई है। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कवरिंग 4 ही टॉपिक। कब किसी इवेंट को खाता बही में दिखाना है, कौन सा वैल्यू पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, और उसके बारे में नोट्स। ऑब्जेक्टिव है कि कंपेरेबिलिटी बढ़ाना, मतलब एक जगह का स्टेटमेंट को दूसरी जगह कंपेयर कर पाए। रिलायबिलिटी, कोई घपला उपला ना करे और कंपैरिजन कर पाए। कंपेरेबिलिटी हो, डिस्क्लोजर हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक ही चीज का पूरे भारत में 4 ट्रीटमेंट चल रहा था। आप अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो, मैं अलग, तो मेरा वाला आप नहीं समझेंगे, आपका वाला मैं नहीं समझूंगा। तो ऑब्जेक्टिव है 1 इंडिया 1 ट्रीटमेंट। दूसरा, एक दूसरे का कंपैरिजन हो पाएगा एक ही तरीका से करेंगे तो। तीसरा, लोग चोरी चपाटी करते थे तो इतना ज्यादा डिस्क्लोजर डालना पड़ेगा, आपको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा, आप चोरी चपाटी कर ही नहीं सकते। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया था इंडिया को ध्यान में रखकर। अब आज के जमाने पे जो बिजनेस होते हैं वो फॉरेन के बहुत सारे व्यापारी इंडिया में आके बिजनेस करते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन है, फॉरेन प्लेयर्स भी आके इंडिया में बिजनेस करता है और अंबानी अदानी भी जाकर फॉरेन में बिजनेस करता है। तो जो इंटरनेशनल पे जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। फॉरेन पे जो सिस्टम लगता है उसको बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब क्या होता है ना, जो फॉरेन के व्यापारी हैं वो लोग फॉरेन में जो स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं वो अलग होता है। क्या हो गया, फॉरेन में जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है और इंडिया का स्टैंडर्ड अलग है। तो एलन मस्क को इंडिया में समझने में प्रॉब्लम होता है। एलन मस्क को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा, मार्क जुकरबर्ग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ नहीं आता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलग है। तो फॉरेन व्यापारी को ना, फॉरेन कंपनी को इंडिया में ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको 2 स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और एक फॉरेन के भी हिसाब से, क्योंकि फॉरेन का लोग तो समझेंगे नहीं। तो भारत सरकार ने ये देखा कि यार बड़े बड़े कंपनी को, जो फॉरेन के कंपनी का बहुत कंप्लेन है कि वो इंडिया वाला स्टैंडर्ड समझ ही नहीं पाते, उन लोग पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करते, सब जगह एक ही है पर इंडिया में अलग है। और अंबानी अदानी भी तो बाहर, टाटा बिरला भी तो, हल्दीराम भी बाहर बिजनेस करता है। तो बाहर की कंपनी का जब स्टेटमेंट बनाएंगे उनपे IFRS लगाते, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इंडिया के लिए अलग AS। तो बड़ा प्रॉब्लम होता है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो भारत सरकार ने सोचा यार बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो IFRS को भी इंडिया में ले ले। बट IFRS को इंडिया में ले लेंगे तो भारत का बदनामी होगा, कॉपी पेस्ट कर लिया। तो IFRS को ही ले लिया बट नाम दे दिया इंड एज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बड़े बड़े कंपनी के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। क्या लगता है बेटा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एज। और अब फॉरेनर को प्रॉब्लम नहीं होता है। इंड एज क्या है? IFRS का ही इंडियन वर्जन है। क्या बेटा? इंड एज।
तो आज के दिन भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लगता है छोटे छोटे बिजनेस में, और बड़े बड़े कंपनी में इंड एस लगता है, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, वो पुराने जमाने का स्टैंडर्ड है, और इंड एस क्या है, जो फॉरेन का स्टैंडर्ड है और इंडियन नाम है, ठीक है, फॉरेन का स्टैंडर्ड है और नाम इंडियन है, तो इसलिए इंड एस। ऑब्जेक्टिव, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वन इंडिया वन सिस्टम। भारत में 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश्ड हुए हैं, 29 अलग अलग टॉपिक पे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के लिए AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है कि स्टॉक क्या होता है, कैसे वैल्यूएशन करना, आपको इसके डिटेल नहीं जाना है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त हुआ। यही है। आइए आपकी किताब में सब कुछ जो हमने बोला वो लिखा है। पेज नंबर 2.15 या और किसी के लिए क्या है बेटा, या 2.29 पॉइंट मीनिंग में थर्ड लाइन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड मॉडल, मिला बेटा, which aim at providing excellent, adequate and unbiased treatment of accounting transactions and reporting in financial statement to facilitate the user in forming rational and judicious decision। मिला बेटा, इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अकॉर्डिंग टू TP घोष, मिला बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो हमारे बुक में लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी रिलेटिंग टू, क्या क्या एस्पेक्ट्स था देखो तो बेटा, यही वाला लिखा है, ये रिलेटिंग टू, पहले रिकॉग्निशन है, फिर क्या है बेटा, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर। काफी है। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थोड़ा मीनिंग लिख के, ये लिखने से हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, बोलो। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिखा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो एक रूल्स वगैरह है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक रूल्स गवर्निंग अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ओपिनियन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट, लीगल फोर्स, भारत सरकार आपको फोर्स करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे बियर एन एंडोर्समेंट फ्रॉम कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, दे आर बाइंडिंग, दे आर बाइंडिंग। नेक्स्ट पेज, डिफरेंस में बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बाइंडिंग, अंडरलाइन कर देना, कंपल्सरी आपको फॉलो करना है। These are decisions and rules agreed by accountant, ये कोई सरकार और कार ने नहीं बनाया, जो प्रैक्टिस चल रहा है वो प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दिया ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, लेस फ्लेक्सिबल, अंडरलाइन करना। और प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल, मिला क्या। एरिया ऑफ कवरेज, बस काफी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर होल सब्जेक्ट, पूरा अकाउंट्स को कवर करता है। और एज ना ओनली जिसके बारे में बताया उसको कवर करता है, अंडरलाइन कर देना। पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर सेगमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर्स पर्टिकुलर सेगमेंट। पॉइंट नंबर 5 अंडरलाइन करो बेटा, पर्टिकुलर सेगमेंट। और ये क्या है, होल। और प्रिंसिपल्स क्या होता है बेटा, होल, पूरा अकाउंट्स को ही। जैसे AS2 बनाया ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वहां पे सिर्फ लिखा है स्टॉक के बारे में। किसके बारे में, एक एक एस, एक एक आइटम के बारे में। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल ओवरऑल सबके बारे में। तो 3 तो मिल जाएगा ना बेटा, सक जाएंगे 3। आइए, नीड, इंपॉर्टेंस,
नीड इंपॉर्टेंस, ये बेटा नीड इंपॉर्टेंस में क्या क्या बताए थे? हार्मोनाइजेशन ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, समझा? बहुत सारा प्रैक्टिसेस थे, उन सबको क्या कर दिया बेटा? हार्मोनाइज एक कर दिया, अंडरलाइन कर देना। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस को कितना बना दिया? वन। अलग अलग पॉलिसीज था, अलग अलग प्रैक्टिसेस थे, सबको एक बनाना। रीइंफोर्समेंट ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं ना, वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ एस के हिसाब से बनाया सब सही, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं तो मक्खन बटर लगा के लोग ज्यादा प्रॉफिट और लोगों को ललचाते थे। एस बनने के बाद सुकून हुआ कि ये मक्खन बटर नहीं लगा सकता है, सिस्टम से आएगा। कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग क्या है ना, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि सभी एक ही सिस्टम फॉलो करेगा, तो कंपेयर। पॉइंट नंबर 4, अब कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर दिया बेटा? बस हो जाएगा। कितना लिखा, कितना मार्क कर लिया? 3। ओके, थोड़ा सा लिख देना। हाँ, एक मिर्च मसाला मत डालना। ओके, कितना लिख दिया बेटा? या नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नेचर। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं ना। ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिया, डाइवर्स प्रैक्टिसेस खत्म करना, रिलायबिलिटी बढ़ाना, कंपेरेबिलिटी, तो टू ब्रिंग हार्मोनी एंड यूनिफॉर्मिटी। जो इंपॉर्टेंस होता है वही ऑब्जेक्टिव हो जाता है। टू प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बहुत सारे ट्रीटमेंट था, एक ट्रीटमेंट। टू सेट आउट डिस्क्लोजर नॉर्म्स, बोल दिया कि आप इसके बारे में ये सब डिटेल्स डालना। टू रिड्यूस अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, चार तो समझ में आ गया ना? बोलो भाई। नेक्स्ट, एडवांटेज, अच्छा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। रिलीफ टू अकाउंटेंट, पहले अकाउंटेंट को बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, अब बता दिएगा ऐसे करना है तो बस वैसे ही करते जाना है, दिमाग नहीं लगाना है। रिडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग, बेटा नेचर इंपॉर्टेंस पढ़ लेने से ना सब कुछ उसी के अंदर रहता है। रिडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस समझ में आ गया। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस समझ में आ गया। अरे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा ना। और एडवांटेज टू ऑडिटर, जब ऑडिटर लोग ऑडिट करने जाता है ना उनके लिए बड़ा आराम होता है क्योंकि वो सभी लोग सिस्टम फॉलो किया है तो गड़बड़ी नहीं होगा। तो आप लोग जब सीए बन के ऑडिट करने जाते हैं ना तो आप लोग को बहुत आराम मिलता है। अगर सिस्टम नहीं रहेगा ना, लोग अपने अपने हिसाब से करेगा तो आप जैसे सीए को बड़ा तकलीफ होगा। अब पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से कोई चोरी चपाटी नहीं करेगा, सभी सीए को आराम मिलेगा। बेटा समझ में आ गया? 3-3 4-4 करने से हो जाएगा। लिमिटेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशंस, सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है पता है ना? एक ट्रीटमेंट को गुड़िया लोग कर रहे हैं वो भी राइट है, भाई लोग कर रहे हैं वो भी राइट है, आप लोग अलग कर रहे हो तो भी राइट है, आप अलग कर रहे हो तो भी राइट है। अब मेरे को दोनों में से एक को राइट बनाना है, मारेंगे तो तकलीफ तो है ना। मेरे को सिलेक्शन करने में तकलीफ है कि नहीं? अगर मैं गुड़िया लोग का मान लिया तो ये लोग बदनाम कर देंगे, छोरी लोग का ही सुनता है। अगर भाई लोग का कर दिया तो गुड़िया लोग रूठ के बैठ जाएंगे, आज खाना वाना को नहीं खावा। क्यों भाई? आज सर तो हमारे बात ही नहीं सुने, मोती मारने लगे घर में। आपका सुनो तो ये बदनाम कर देंगे, छोरी का बात सुनता है, और आपका सुनो तो ये लोग मोती बहाने लगेंगे, तो बड़ा तकलीफ है। फिर भी मोदी जी तो कष्ट डिसीजन तो लेते ही थे। तो बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, सभी राइट है, कोई गलत नहीं है। उन सभी राइट में एक को राइट ठहराना तो बड़ा बवाल है। तो किसको भाई, तू शांत रहना, भाई और बहन से प्यार नहीं है यहाँ पे, किसी एक को बनाना है। तो मेरे को सिलेक्शन करना आसान है ना तकलीफ है? तकलीफ है, हाँ। लिमिटेशंस ये देखो,
डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट। ये हम फाउंडेशन को पढ़ाते हैं, फाउंडेशन को। मेरे को ना चॉइस करने में बड़ा तकलीफ होगा। अरे कोई बात नहीं, मैं ढूंढ के निकाल देंगे ना बेटा, पहले बोर्ड पे तो देखो। अरे पहले हाई लेवल के तो नोट्स देखो जो आप लोग को नेक्स्ट ईयर से, आप लोग को ये किताब उताब नहीं चाहिए हमारे क्लास में। हाँ, नेक्स्ट ईयर से मेरा ही किताब रहता है, ये पेज नंबर, ये डैश डैश कर सकते हैं, इस किताब में भी आएंगे। एक समझ में आ गया क्या? सारे अच्छा में से एक को अच्छा निकालना बहुत तकलीफ। और रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, पहले ना इसमें और भी एक हो सकता था, पहले बड़ा फ्लैक्सिबल था, ऐसे कर लो वैसे कर लो, एस आने के बाद ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा, तो नो फ्लैक्सिबिलिटी, नो फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबल नहीं है। और तीसरा एस जो बना है, एस को फॉलो करना है। बट भारत का एक नया कानून बना, एस बोलता है ऐसे, वो कानून बोलता है वैसे, तो एस दूसरे लॉ के ऊपर नहीं जा सकता। सपोज कंपनीज का नाम सुना है, कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसे करो, एस बोलता है ऐसे करो। कंपनीज एक्ट कुछ और, एस कुछ, तो किसका चलेगा? कंपनीज एक्ट का चलेगा। किसका चलेगा? ये एक डिसएडवांटेज है, ये दूसरे लॉ के ऊपर नहीं जा सकता है, दूसरे लॉ के ऊपर नहीं जा सकते। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा जी ऐसे करो बोले और मोदी जी बोले वैसे करो, आप कैसे करोगे? मामा हो गए एस और मोदी जी हो गए कंपनीज एक्ट। सो इट कैनॉट ओवरराइड दूसरे लॉ को। या चलो मामा जी बोले ऐसे करो और यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है वैसे करो, हाँ जी एजुकेशन, तो एज मतलब जूनियर हो जाता है क्या? हाँ, ये मैं अपने फाउंडेशन के बच्चों को बताता हूं। 2-3 नंबर का आता है आपके लिए। लिमिटेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू कंपनी, अंडरलाइन करना, कंपनी, एप्लीकेबल टू कंपनी। लिखा बेटा? लिखा? वहां लिखा है ना बेटा? अरे आपके बुक में लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पेज नंबर 2.20, लिमिटेशंस नहीं मिला बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीए भी बनाता है और गवर्नमेंट भी बनाता है कंपनीज के लिए। मोर देन वन इशूइंग अथॉरिटी, देयर आर 3 अथॉरिटीज दैट कैन इशू एस, एक तो आईसीएआई और एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक कंपनीज एक्ट में। मतलब एस कंपनी के लिए एस कंपनीज एक्ट बनाता है, दूसरे के लिए आईसीए बनाता है। तो मोर देन वन इशूइंग अथॉरिटी, ये भी लिख लो ना बेटा उधर ही। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, बुक में ही लिख लो ना आपने। ये वाला लिमिटेशन जो बोर्ड पे दिख रहा है, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस between different treatments, लिख लिया बेटा। और रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, मतलब अदर लॉ के ऊपर नहीं जा सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरे लॉ के ऊपर नहीं जा सकता। जैसे कि मामा जी और मोदी जी, तो मामा जी का ही बात चलता है लेकिन मोदी जी से ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ कोई, फिर मोदी जी और प्रेसिडेंट जी, हाँ प्रेसिडेंट, समझ में आया ना? तो एस हमेशा दूसरे लॉ के नीचे रहता है, समझ में आ गया ना? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट ओवरराइड अदर लॉ, कैनॉट ओवरराइड अदर लॉ, ये भी 2 लिख लेना। और बाकी का बुक में तो 4 है, आपका दिमाग ही खुल जाएगा अब तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट ओवरराइड अदर लॉ,
डन बेटा। और भारत में कितने एस है? 29। लिख लेना 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 32 बहुत पहले था, 3 डिलीट हो गया बेटी। देयर आर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन बस 2 लाइन सुनो ना। इंड एस क्या होता है? ये जो बड़े बड़े भाई एसी उसी बंद है लगता है, ऑन कर दो। कौन बंद किया? एसी बंद मत करना बेटा, एसी बंद नहीं करना, गर्मी में नहीं पढ़ सकते। सुनो ना, इंड एस ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना ना 1977 से बनते आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड देखता है ये काम। वो भारत के ही समस्याओं को, भारत को ही ध्यान रख के बना है। बट आज तो 2023 आ गया, आज तो विदेशी लोग भी इंडिया में काम करते हैं। तो विदेशी लोगों के लिए इंडिया में 2 स्टेटमेंट बनता है, एक पुराने एज के हिसाब से और एक इंटरनेशनल के हिसाब से। सारे विदेशी लोगों का मोदी जी से कंप्लेन है, क्या मोदी जी आप लोग के इंडिया में ऐसा स्टैंडर्ड लगता है, हम लोग को समझ ही नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे काम करते गुवाहाटी, दिल्ली, बॉम्बे में, हमारे कंपनी को 2 स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एक आपके हिसाब से, एक हमारे हिसाब से। हमें वी आर नॉट हैप्पी इन इंडिया। ओके मोदी जी बोले रुकिए भाइयों बहनों, हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को ही ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंड एस बना देते, तब बोलेगा वाह बढ़िया मोदी जी जय हो, मोदी जी जय हो, ऐसे बोलने लगे हम लोग, वाह मोदी जी थैंक यू। तो इंड एस बन गया। इंड एस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का ही इंडियन वर्जन है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसको क्या बोलते हैं? इंड एस। जो आप लोग सीए करेंगे ना, सीए फाइनल में इंड एस पढ़ाया जाता है, और सीए इंटरमीडिएट पे एस पढ़ाया जाता है, और सीए फाउंडेशन में सिर्फ व्हाट इज एस बोला जाता है। जो आज आप पढ़ रहे हो ना, सेम सीए फाउंडेशन में पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। देखो ये सीए फाउंडेशन का बुक है, बस वहां पे किस तरह से एस बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1977, और कुछ नहीं, और वो 29 एस का नाम, और कुछ नहीं। तो आज जो आज पढ़ाई कर रहे हो, सेम सीए फाउंडेशन में जाके पढ़ोगे आप लोग, और सब सारा एस के बारे में डिटेल में पढ़ोगे इंटर में, और इंड एस मिल जाएगा फाइनल में, उसके बाद सीए बन के यही काम करोगे। सो आइए बेटा, क्या रह गया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट ओवरराइड अदर लॉ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट ओवरराइड अदर लॉ। एस कैनॉट ओवरराइड अदर लॉ। चलो आएंगे इंड एस, 2 लाइन। Ind AS are set of accounting standard notified by Ministry of Corporate Affairs which are converged with। Ind AS कहां से देख के बनाया गया? Ind AS किसको देखकर बनाया गया? IFRS। देखो बस खत्म, इतना ही। पेज 2.21 मिला, थोड़ा सा देखो। Ind AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिला? बोलो भाई। देखो Ind AS are set of accounting standard notified by Ministry of Corporate Affairs which are converged with international financial reporting standards. These standards are formulated by Accounting Standard Board of ICI and notified by Ministry of Corporate Affairs। बस इतना ही, बस इतना ही, 2 लाइन छोड़ दो, खत्म। ये यस, पेज नंबर 2.26 एब्रीविएशन आ सकता है। व्हाट इज IFRS? बता दीजिए ना, व्हाट इज IFRS? ओए लास्ट बेंच, IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये कौन फॉलो करता है? वर्ल्ड फॉलो करता है। तो पेज 2.26 में
2.26 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मिला। IFRS are set of accounting standard developed by International Accounting Standard Board, which are becoming global standards for preparation and presentation of financial statement of public company. बस इतना ही। What is IFRS? Accounting standard developed by International Accounting Standard Board, which are globally followed. Global standard है। बस 3 लाइन अंडरलाइन कर दो, 4 लाइन पब्लिक कंपनी तक अंडरलाइन कर दो। मिला बेटा IFRS? मार्क कर दिया? दैट्स इट, छोड़ो, खत्म। नेक्स्ट बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नीचे मिला सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेटा 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आप लोग को मिलता है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। वहीं पे IFRS के नीचे ही है। ये तो नया बुक है। कहां पे डबल एंट्री सिस्टम? नया बुक में नहीं है, कहां है? देखो तो सिस्टम अकाउंटिंग, नए बुक दो ना मेरे को यार। 2.19 पे भाई। नया बुक पे 2.19 पे चैप्टर ही अलग कर दिया क्या? कोई बात नहीं है ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कोई बात नहीं। नया बुक 2.19, पुराना बुक 2.26। सुनो ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ध्यान से सुनना, ये तो छपता ही हमेशा एग्जाम पे। पूरे संसार में 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। एक जो आप सीख रहे हो डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजेक्शंस का 2 इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट को तनख्वाह देना पड़ेगा, खर्चीला सिस्टम है। बस छोटे छोटे व्यापारी, छोटा कोचिंग सेंटर, छोटा मोमो का दुकान, छोटा कपड़े की दुकान, छोटा छोटा चावल दाल का दुकान, छोटे छोटे कपड़े की दुकान, पान की दुकान, पुड़िया की दुकान, पुचका का दुकान, छोटे कोचिंग सेंटर, ये एफर्ट नहीं कर पाएंगे एक अकाउंटेंट रखना। खुद के लिए पैसा नहीं होता, एक अकाउंटेंट को कैसे देंगे? वो लोग क्या करता है, अपने हिसाब किताब रखता है, जैसे मर जाता है वैसे ही रखता है। उसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बेटा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या बेटा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। संसार में 2 सिस्टम है, एक डबल एंट्री सिस्टम जो बड़े बड़े बिजनेस प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट। एंड छोटे छोटे बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इससे पूरा हिसाब किताब नहीं दिखता अच्छा से। प्रेरणा में सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन होता है। हम अकाउंटेंट रखने का हमारा औकात ही नहीं है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। वी फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम। आई कैन नॉट अफोर्ड एन अकाउंटेंट ऑफ 15-20,000, हमारी इतना औकात नहीं है। 23 साल हो गया, सीए हम लोग भी बना देते हैं, बट हमारा डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है। सिर्फ जो फी आता है उसका रिकॉर्ड करते हैं, साल के लास्ट में सीए आकर हिसाब किताब देख लेता है। बट बड़े बड़े बिजनेस पे डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, सिंगल एंट्री में खाली कैश, क्रेडिटर और डेटर ही दिखता है। मैं भी पढ़ाया नहीं है, आपको कैसे पता चला? हाँ, तो मैं आऊंगा अभी, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? हाँ बेटा, वही दिखता है। और लीक पैसा, डेटर्स क्रेडिटर्स का हिसाब, बैंक का हिसाब रख लेते हैं, बाकी सब जाए डैश में, ठीक है? पहले डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब प्रॉपर सिस्टम, ठीक है ना? और सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब गरीब सिस्टम, छोटा सिस्टम, आधा सिस्टम, इनकम्प्लीट सिस्टम, सब कुछ यही है। सो याद रहेगा डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। और 2-3 लाइन मार्क कर लेते हैं।
और डबल एंट्री सिस्टम का तो वही पेशियोली जी नाम सुनाए थे ना। देखो पहले ही लाइन, डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट इवॉल्व बाय फ्रा लुका पेशियोली। लुका छिपी नहीं। This system recognized that there are two-fold aspect of every transaction. Two aspect of every transaction. In order to have complete record of all transaction, two aspect of every transaction recorded. The basic principle is every debit must have a credit. If one account is debited, there must be another account which is credited. तो बेटा ये तो ऐसे फेंकने से भी सक जाओगे है ना। और नेक्स्ट सिंगल एंट्री सिस्टम, यहाँ पे आप दो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, एक ही रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ क्रूड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। कच्चा सिस्टम है। two-fold aspect of every transaction not recorded, only records to be maintained, underline cash, debtors, creditors. बेटा लिखा है यहाँ पे तो। हाँ ग्रेट है ये बच्चा। कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ओनली हम लोग ना मेनली पैसा का हिसाब देख लेते हैं। प्रेरणा में भी यही देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट से कितना पैसा वैसा पाना है वो हिसाब देख लेते हैं, और टीचर्स को कितना देना बना है वो हिसाब देख लेते हैं, और थोड़ा कैश, और बाकी सब डैश। सीए लोग आते साल के लास्ट में, वो आके ठीक करते हैं। सौरभ भैया फी नहीं मार सकता है। हम लोग सौरभ का हिसाब पकड़ के रखे हैं, तो हमें उतना मतलब ही नहीं है। हमें अपना स्टूडेंट्स का फी कितना बाकी है और टीचर्स को कितना देना है, ये दो जान जाए, बम बम बम। प्रेरणा में तो कैश भी नहीं देखते। जो कैश आता है तो मेरी चलगुरी उठा के ले जाती है। अब वो चलगुरी के पास जाने के बाद तो आता कहां पे। हम लोग तो ओनली दो ही अकाउंट देखते हैं, एक स्टूडेंट्स का कितना पैसा बाकी है डेटर्स, और एक टीचर्स का, बस दो ही देखते हैं। कैश तो छूने ना मिलता है। वो आंटी नहीं बोला ना, हाँ मैम बोलो, भाभी बोलो, आंटी मत बोल रही यार, ठीक है। चलो आपकी मर्जी, आप कैश, डेटर्स, क्रेडिटर रखो। हम लोग भाई कैश सोचते, कैश तो देखने नहीं मिलता है। हम लोग बस डेटर्स को देखते हैं कि पैसा वगैरह वगैरह दिया कि नहीं। सॉरी बच्चा, आप कुछ घपला मत करना, हम लोग ना पूरा हिसाब रखते हैं। बेटा समझ में आ गया? बेटा एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैंने बोला था ना कि 2019 तक मेरे पास से 20, 21, 22 का पेपर शेयर करो। तुम लोग किए नहीं? हाँ अरे तुम लोग कहीं ऑनलाइन से सर्च करो ना। 19-20 कॉलेज देता नहीं है क्या? ये वाला पेपर तो मेरे को देना ही है, इसमें से और जोड़ के देना था। मैंने बोला था ना तुम लोग ढूंढना। 19 तक का पेपर मेरे पास है। अरे गूगल नहीं करता क्या तुम लोग? 20, 21, 22 का पेपर आज होमवर्क ले लो। है क्या किसी के पास? है क्या? 23 किसका है? कहां से लाया? वाह। 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 20 में तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है। 21, 22, 23 नहीं, गूगल में व्हाट्सएप कर देना ना तुम लोग। एक साथ क्या होगा ना, 16 से 23 का पेपर हम लोग एक बुकलेट बना के दे देंगे। फिर जितना जल्दी हो ठीक है, नहीं तो इसी को बांट देते। अब क्या करें? इसको बांटने से अच्छा है ना। देखो यही लिखा पहला क्वेश्चन, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डैश एस्पेक्ट्स 2। ये 1 नंबर का आया था पहला क्वेश्चन 2016 में। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन डैश सिस्टम। क्रूड या इनकम्प्लीट सभी चलेगा, तो इनकम्प्लीट भी चलेगा, क्रूड ये भी आया था। अभी जो पढ़ रहे उस पे ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स पे आया था। नहीं बेटा अभी काम कर रहा है। इस बार से सिंगल एंट्री हटा दिया ना सिलेबस में आप लोग? हाँ नहीं प्रैक्टिकल चैप्टर था, देख लेंगे। और सिंगल एंट्री हो गया, डबल एंट्री भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
कोलर का डेफिनेशन भी था, इट इज अ सिस्टम विच रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट्स। देखा बेटा सिंगल एंट्री में पर्सनल में डेटर्स क्रेडिटर्स ही रखेगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पेज में फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज तो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक सिस्टम, कंप्लीट रिकॉर्ड। डबल एंट्री कंप्लीट है नहीं इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ट्रायल बैलेंस रंगड़ा हो जाता है तो अकाउंट में गड़बड़ है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, बिजनेस का रिजल्ट भी इसी से होता है, फाइनेंशियल पोजीशन भी इसी से निकलता है। सक जाएंगे एडवांटेज, सक जाएंगे बोलो ना। और डिसएडवांटेज तो बताओ, प्रेरणा वाले क्यों नहीं कर सकते डबल एंट्री सिस्टम? कॉस्टली है। तो पॉइंट नंबर 3 एक्सपेंसिव है ना। एक्सपर्ट नॉलेज, तो हमारे ये पूजा और सोनिया विनीता के पास नॉलेज नहीं है, तो एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, थोड़ा लेंदी है। मेरे पास नॉलेज है, टाइम नहीं है। तो लिमिटेशंस, एक्सपेंसिव, आपको तो प्रेरणा से याद रखना है, प्रेरणा वाले कंजूस है, एक्सपेंसिव है, फॉलो नहीं करते। एक्सपर्ट नॉलेज आरजी के पास तो है बट उनके पास नहीं है। और छोटे छोटे बिजनेस, मोमो वाले, चाय वाले, कोचिंग सेंटर वालों के लिए सुइटेबल नहीं है। तो लिमिटेशंस भी सक जाएंगे, बोलो भाई। वाह मजा आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। वाह आज ही खत्म कर लेंगे हम। मेरा उड़ तो नहीं रहा ना। प्रगति एंड भाई, क्लासरूम में बॉयज गर्ल्स मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है बात करना। गर्ल्स बॉयज को देखे, बॉयज गर्ल्स के साइड देखे, आपस में बात करे, एकदम मेरे को लग रहा है कि एटम बॉम्ब गिरा दो उनके ऊपर। मैं एकदम ये टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर आप लोग का दोस्ती है तो क्लासरूम के बाहर जाके दोस्ती कर लेना, बातचीत भी करना। मेरे क्लास में आपस में ही बात नहीं करना। और इंडिया और पाकिस्तान कैसे बात करेगा, आप ध्यान रखना। प्रगति बेटी आप गलत सेंस में नहीं लेना, आप सब अच्छे दोस्त हो, बात करोगे, बट मेरे क्लास में आज के बाद कोई भी क्रॉस टॉकिंग हुआ तो दोनों को क्लास से निकाल देंगे। मैं बुरा नहीं पाऊंगा बट आई गेट डिस्टर्ब्ड। ये 23, 24, 25 साल से एक बेंच पे बॉयज गर्ल्स बैठना नहीं है और क्लासरूम में बॉयज गर्ल्स व्हेन आई एम इन क्लासरूम नहीं करना है बातचीत। गर्ल्स गर्ल्स ही बात नहीं करना है, बॉयज बॉयज ही बात नहीं करना है। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। मैं क्लास से निकाल दूंगा नेक्स्ट टाइम से। कोई भाई लोग इधर देखा भी, गुड़िया लोग उधर देखा भी, तो देखा तो जो देखा उसको निकाल देंगे और बात किया तो दोनों को निकाल देंगे। आप मेरे को देखो, हम पता है बुढ़े हैं, कोई बात नहीं, बट आपका ही तो जिंदगी बनाने आए हैं। बेटा कमेंट मत मारो, कमेंट मत मारा करो, पढ़ाई में हाँ ना बोलो, थोड़ा सा जबान पे कंट्रोल रखो, सिर्फ सुनते रहो, डाउट पूछो। हाँ में हाँ मिलाने का चक्कर नहीं जब डिसिप्लिन का बात होता है तो। बेटा दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक सिंगल एंट्री और एक डबल एंट्री। लास्ट ईयर तक एक चैप्टर हुआ करता था सिंगल एंट्री सिस्टम, वो हटा दिया है। तो एक चैप्टर हुआ करता था पीछे कि ये मोमो वाले, पुचका वाले, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स किस तरह से बिजनेस का रिजल्ट निकालेंगे। डबल एंट्री वाला का तो फाइनल अकाउंट सब्सिडरी बुक के बाद सीखने वाले हैं, बट वो चैप्टर को हटा दिया गया आपके सिलेबस से। तो सिंगल एंट्री के बारे में और डिटेल्स नहीं जानना है आपको, इतना ही जानना था। अगर लास्ट ईयर तक क्वेश्चन आया था सिंगल एंट्री के बारे में बड़े बड़े, तो वो सब ऑमिटेड हो जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस से ही हट गया। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लास्ट है कंसेप्ट मिला बेटा, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस, पक्का इससे छपने वाला है बेटा। आप जो बेसिस फॉलो करोगे ना उसे कहते हैं एक्रूअल बेसिस। क्या बोलते हैं? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है, एक्रूअल बेसिस का बताए थे ना, और ये तो पढ़ा दिए थे। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है 2023 में 2023 का ही इनकम दिखाना, 2023 का ही एक्सपेंसेस दिखाना, पैसा मिले चाहे ना मिले, इस साल का इनकम एक्सपेंसेस इसी साल दिखाना, इसको बोलते हैं
एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस बोलता है कि बच्चों को पढ़ा दिया, हाँ फी कितना बना 5 लाख। एक्रूअल बेसिस बोलता है 5 लाख फी दिखा दो, कितना दिखा दो 5 लाख, और बच्चे दिए कितना 4 लाख। कैश बेसिस बोलता है 4 लाख दिखाओ। एक्रूअल बेसिस बोलता है 1 साल में बच्चों का फी कितना बना 5 लाख। दीपा नहीं दी, सौरभ अभी नहीं दिया, गौरव अभी नहीं दिया, राहुल अभी नहीं दिया, ऋचा अभी नहीं दी, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे, अपने ही बच्चे हैं। एक्रूअल बेसिस बोलता है 5 लाख दिखा दो, और कैश बेसिस बोलता है 4 लाख मिला, 4 लाख दिखा दो। आपका टीचर लोग को कितना पैसा देना है 3 लाख। एक्रूअल बेसिस बोलता है 3 लाख खर्चा दिखा दो, दिया कितना है 2 लाख। कैश बेसिस बोलता है 2 लाख, बस खत्म, पक्का छपेगा। तो एक्रूअल बेसिस ओनली करेंट ईयर्स इनकम, करेंट ईयर्स एक्सपेंसेस, मिला नहीं मिला, दिया नहीं दिया, कोई मतलब नहीं, सब दिखा दो। कैश बेसिस बोलता है जितना मिला, जितना दिया उतने दिखाओ, खत्म। आप लोग हमेशा एक्रूअल बेसिस फॉलो करोगे। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन लोग कैश बेसिस फॉलो करता है, बट व्यापार जगत में एक्रूअल बेसिस। आपका व्यापार एक्रूअल बेसिस हो गया। और हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, रेवेन्यू को दिखा दो कुछ और बेसिस पे, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू कैश बेसिस दिखा दो, खर्चा को एक्रूअल बेसिस, उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड। मिली जुली सरकार, मिली जुली सिस्टम, कैश भी दिखाएंगे थोड़ा एक्रूअल। तो आपको एक्रूअल, आपको कैश भी नहीं सीखना है, हाइब्रिड भी नहीं सीखना है, आपको सिर्फ एक्रूअल सीखना है। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस में लिख लेना ओनली रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर कंसीडर्ड, पहले लिख लो फिर बाद में पढ़ेंगे अंदर से। कैश बेसिस के सामने लिख लेना ओनली रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर कंसीडर्ड, ओनली रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर कंसीडर्ड। कैश बेसिस में ओनली रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर कंसीडर्ड। डन। देखो क्या लिखा है, कैश बेसिस of accounting is a method of accounting in which only cash transactions are recorded. Underline, only those transactions which give rise to receipts and payments are recorded in the books of account. Under this method, no record is made for amount due or accrued. बस इतना ही काफी है, कुछ ड्यू है कुछ accrued है वो नहीं दिखाना है, छोड़ दो। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल जो हमने दिया वही है। नेक्स्ट बेटा, एडवांटेज, ओके नहीं, कैश बेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स। वाह, मैंने जो बात बोला वो लिखा है इन्होंने नेक्स्ट पेज में। कैश बेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, सीएस, लॉयर्स, है ना। मैं आज पहला बार ये किताब पढ़ रहा हूं 23-25 साल में। खुद 11 में था तो पढ़ते ही नहीं था, वो तो डैश थे, वो जैसे तैसे 30 पास पाना होता था। और आपके सीनियर जो ऑल असम गोल्डन लिस्ट लाया बोलेगा सर थ्योरी आपको पढ़ाना नहीं, हम लोग खुद कर लेंगे। पहला बार तो सौभाग्य मिला है थ्योरी पढ़ाने का, तो देखा कि मैं जो बोल रहा हूं ना वही इन्होंने भी लिखा है, अच्छा बात है। डन। एडवांटेज बहुत सिंपल है, इजी है। और डिसएडवांटेज, फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन नॉट डिपिक्टेड क्लियरली, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। अंडरलाइन कर दो डिसएडवांटेज, फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखेगा और कंपनीज एक्ट इसको किक मार देता है। डन। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस का मतलब करंट ईयर का इनकम, ये तो पढ़ा भी दिए थे ना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंसेस हमने आप लोगों को 2023 में पढ़ा दिया। आप सबका फी 5 लाख है बट आपने 4 लाख ही दिया। एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे तो कितना दिखा देंगे 5 लाख, बट कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो 4 लाख।
तो सर 4 लाख ही दिया, 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, हम एसेट दिखा देंगे, बट दिखाएंगे कितना, 5 लाख। तो एक्रूअल बेसिस ऑलरेडी डन, लिख लेना, एक्रूअल बेसिस ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। और नेक्स्ट पेज बेटा, मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस का मतलब क्या बताए थे, या कैश और एक्रूअल। पता है ये बड़ा घटिया है, तो कभी भी आप लोग को नहीं मिलेगी, ये भी प्रोफेशनल फॉलो करता है। रेवेन्यू इनकम को कैश बेसिस में दिखा दो, किसको, और एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे। अकाउंट्स पे इनकम भी होता है और एक्सपेंसेस। इनकम को दिखाओ कैश और एक्सपेंसेस को दिखाओ, तो एक सिस्टम होना, दोनों हो गया, दोनों अंडरलाइन कर देना। रेवेन्यूज कैश बेसिस, एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस, ये फॉलो नहीं होता है नॉर्मली। मिला क्या बेटा? और डिफरेंस, डिफरेंस तो अब तो आराम से सच जाएंगे बेटा, बोलो भाई। तो इसके साथ ही ये सुहाना सफर समाप्त होता है। होमवर्क में देखना, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। मिला बेटा? प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 मिला? पेज नंबर 2.35, प्रॉब्लम 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिला? ये कंप्लीट करना। क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना, मिला? बोलो भाई। प्रॉब्लम 3 मैच द फॉलोइंग एमसीक्यूज, एमसीक्यूज दिखा? प्रॉब्लम 3 में 2 है ना, स्टेट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मिला क्या? 3 और एमसीक्यूज मिला? वाह, बहुत है एमसीक्यूज। इतना आप लोग सोल्व करके लाना है। यस बेटा, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एमसीक्यूज मिला? और एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन मत लिखना, जो मेन रहेगा वही लिखना, ठीक है? और शॉर्ट टाइम क्वेश्चंस लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी बेस में इतने, जीएसटी भी थ्योरी बेस में आ गया क्या इस बार? बोलो भाई। हाँ, कॉपी में करना है क्या? हाँ, सब कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट वेडनेसडे को चेक करेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे को चेक करेंगे ना। अरे यार वेडनेसडे है ना, ठीक है, वेडनेसडे थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में कोई मिस नहीं करना, जीएसटी पे पढ़ाएंगे। जीएसटी पे हम दोनों पढ़ाएंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। और उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 पे आएंगे। एवरी वेडनेसडे वी हैव थ्योरी सेशन। विदाउट थ्योरी आप 100 में 100 नहीं ला सकते हो। विदाउट थ्योरी जाओगे तो 100 में 50-60 ही मिलेगा। अगर 11 पे 100 में 90 प्लस लाने का टारगेट है, थ्योरी को चार्ट जाओ। और आई होप अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों को, आज ही जाके पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे या तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन कवर हो जाएगा। एक अकाउंटिंग इक्वेशन था ना आपके कॉलेज में, वो कवर हो जाएगा। और कैश बुक तो पढ़ी रहे हम लोग। नेक्स्ट क्लास से मेरे को ना नया बुक देना क्लास में, क्योंकि पुराने बुक से ना सिलेबस से कुछ हटा दिया गया है। तो नया बुक में जो जरूरत है वही रखा गया है, तो बेकार का चीज पढ़ के फायदा भी नहीं है। और ना तुम लोग व्हाट्सएप कर दे रहे ना 2020, 21, 22, 23 का पेपर, फिर हम टाइपिंग करवा के आप लोग को एक मोटा सा शीट देंगे, वो चाहिए। ये रहे तो ही तो मजा आएगा ना पढ़ के, कैसे क्वेश्चंस आते। नाउ छुट्टी, थैंक यू एवरीबॉडी।